गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छात्रों, पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग और स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग दोनों आपको बताए गए, जिसमें परिचय में बताया गया कि इकोनॉमिक्स क्या है और स्टैटिस्टिक्स क्या है। साथ में इकोनॉमिक्स का नेचर, स्टैटिस्टिक्स का नेचर और इसके टूल्स के बारे में आपसे चर्चा की। इस क्लास सेकंड चैप्टर जो हमारा था उसके मैं 2-3 वीडियो आपको दे चुका हूँ, जिसमें डाटा कलेक्शन के बारे में हमने चर्चा की। और डाटा कलेक्शन में आपको ये बताया गया कि डाटा या आंकड़ा क्या होता है, समंक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के समंक होते हैं, जिसमें प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा पर आपको मैंने विस्तार से बताया। साथ में प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का डिफरेंस भी हमने किया। प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा जो है उसमें क्या अंतर है, एक प्रश्नावली निर्माण कैसे किया जाता है और प्रश्नावली निर्माण के दौरान किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नावली और अनुसूची जो है उसमें क्या अंतर होता है, ये सारी बातें हमने पिछले कई वीडियो में हमने चर्चा की है। चूँकि उसके बाद स्कूल हमारी प्रारंभ हुई और अब काफ़ी समय के बाद फिर मैं एक आपको वीडियो डाल रहा हूँ, तो यहाँ पूरा जो अध्ययन हमने पिछला किया है उसको एक बार आप रिवाइज कर लें। इसके बाद हम आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे समष्टि या जनसंख्या का अर्थ और सैम्पलिंग। मतलब समग्र क्या होता है और सैम्पलिंग क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स के मायने से इन दोनों वर्डों को आपको समझना है। देखिए छात्रों, दोनों ही, चाहे आप पॉपुलेशन की बात करें चाहे आप सैम्पलिंग की बात करें, दोनों ही टेक्निकल शब्द हैं स्टैटिस्टिक्स में। समग्र या समष्टि का मतलब होता है किसी भी समस्या का संपूर्ण भाग। यदि हम संपूर्ण इकाइयों को समस्या के अंतर्गत शामिल करते हैं तो वो समष्टि का भाग कहलाता है। जबकि सैम्पलिंग जो होता है वो सैम्पलिंग संपूर्ण समस्या का एक छोटा रूप होता है, एक सैंपल होता है, एक प्रतिदर्श होता है, एक निदर्श होता है। तो यहाँ आपको समझने वाली जो बात है कि सैम्पलिंग और जो समग्र है ये दोनों में क्या अंतर है, दोनों का मीन्स क्या है। तो हम जब किसी भी समस्या पर काम करते हैं तो कई स्थिति में तो हम समग्र के रूप में समंकों को ले लेते हैं, लेकिन कई बार इस प्रकार की समस्याएं बनती हैं कि हम अपने अध्ययन में समग्र इकाई को शामिल नहीं कर सकते। जब हम समग्र इकाई को शामिल नहीं कर सकते तो फिर हमें उसका एक छोटा भाग या उसका एक सैंपल हमें लेना होता है, उसे सैम्पलिंग कहा गया है। सैम्पलिंग लेने से समस्या हमारी सरल हो जाती है, सहज हो जाती है और हम जल्दी से कम श्रम के साथ किसी भी समस्या के परिणाम पर पहुंच सकते हैं। यदि हम बात करें, स्लाइड के माध्यम से आपको बताया गया है कि समग्र से अभिप्राय उन इकाइयों के समूह से होता है जिनका किसी अनुसंधान के लिए अध्ययन किया जाता है। अनुसंधान के क्षेत्र की समस्त इकाइयां सामूहिक रूप से समग्र कहलाती हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपकी क्लास में 50 छात्र हैं और उनकी कोई समस्या है। यदि उस समस्या के दौरान मैं 50 छात्रों को अपने सर्वे में शामिल करता हूं तो ये मेरा समग्र अध्ययन होगा। यदि देश की गरीबी जैसी समस्या है, देश की बेरोजगारी की समस्या है, देश की महंगाई की समस्या है और इस समस्या का जब हमें सर्वे करना होगा तो ऐसी स्थिति में यदि हम देश के प्रत्येक इकाई को शामिल करते हैं, प्रत्येक ऑब्जेक्ट को शामिल करते हैं, तो ये जो हमारा अध्ययन होगा ये समग्र का अध्ययन होगा। और यदि हम इसमें संपूर्ण पर कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि देश की आबादी 130 करोड़ है, 130 करोड़ पर जब हम कार्य करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारा समय और धन दोनों बहुत अधिक मात्रा में व्यर्थ होगा और उसके सार्थक परिणाम भी जिस निश्चित समय अवधि में हमें चाहिए उस समय अवधि में हमें नहीं मिल सकते। तो ऐसी स्थिति में जब समस्या का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसके सैंपल पर काम करते हैं और जब समस्या का आकार छोटा होता है तो हम उसके समग्र पर काम करते हैं। तो यहाँ ये उदाहरण दिए गए, देश में कुल रिफाइनरियों की संख्या, देश में कितनी रिफाइनरी काम कर रहे हैं तेल परिशोधन के लिए, तो ये समग्र का हिस्सा होगा। इसी प्रकार कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या, संपूर्ण कॉलेज के विद्यार्थियों की इकाइयों पर हम अध्ययन कर रहे हैं तो ये भी समग्र का इश्यू होगा। लेकिन यदि उसी में से हम एक ग्रुप पर अध्ययन करें और उस एक ग्रुप के अध्ययन का परिणाम संपूर्ण ग्रुप पर हम लागू कर दें तो ऐसी स्थिति में सैंपलिंग बनता है। तो छात्रों, यहाँ
समग्र और प्रतिदर्श दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो समग्र का मतलब आपको स्लाइड में बताया गया है कि समग्र से प्राय उन इकाइयों के समूह से होता है जिनका किसी अनुसंधान के लिए अध्ययन किया जाता है। अर्थात संपूर्ण इकाइयों को हमने शामिल कर लिया गया। अनुसंधान के क्षेत्र की समस्त इकाइयों को सामूहिक रूप से समग्र कहा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिदर्श, सैंपलिंग। सैंपलिंग देखिएगा छात्रों, सैंपलिंग का मतलब होता है किसी भी समस्या का एक छोटा हिस्सा, किसी भी अध्ययन के क्षेत्र का एक छोटा प्रारूप सैंपलिंग कहलाता है। जैसे हम अपने सैंपलिंग का मैं एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ यहाँ पर, कि जैसे हम अपने बॉडी से ब्लड की जब टेस्ट करवाते हैं, हमें कोई भी बीमारी होती है तो उसका एक सैंपल लिया जाता है। चूंकि वहाँ संपूर्ण ब्लड का टेस्टिंग नहीं होता है, उसमें से एक छोटा सैंपल लिया जाता है, एक सिरिंज ब्लड उसमें से लिया जाता है, और उस ब्लड के आधार पर संपूर्ण बॉडी के ब्लड की प्रॉब्लम्स जो हैं, जो बीमारियां जो हैं, उनके परिणाम पर हम पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार हम घर में कई बार खाना बनाते हैं तो हम चावल पकाते हैं, आलू पकाते हैं, तो हम जब चावल पकाते हैं तो उसमें से हम एक एक चावल को नहीं देखते हैं कि ये चावल पका या नहीं पका, केवल हम उसमें एक चावल को देखते हैं, और एक चावल को जब देखने के बाद हम उसको दबा कर देखते हैं तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि चावल सारे पक गए। इसी प्रकार हम आलू को देखते हैं कि जब एक आलू को हम दबा कर देखते हैं कि पक गया है तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि सारे आलू पक गए हैं। तो ये सैंपलिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो सैंपलिंग जो है वो किसी भी समस्या का एक छोटा रूप होता है, और उस रूप के आधार पर ही हम ये निर्णय ले पाते हैं कि समग्र की प्रॉब्लम क्या है, यह समग्र किस रूप से क्रियान्वित हो रहा है। तो छात्रों स्लाइड पे यहाँ सैंपलिंग का मीनिंग आपको बताया गया है। सैंपलिंग या प्रतिदर्श या निदर्श भी इसको कहते हैं। प्रतिदर्श में कहा गया है, प्रतिदर्श के अंतर्गत समग्र में से किसी आधार पर कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को चुन लिया जाता है, और उन चुनी हुई इकाइयों के अध्ययन से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अर्थात जिसके अंतर्गत संबंधित समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन न करके प्रतिदर्श में चयनित इकाइयों का अध्ययन ही किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपकी क्लास में जैसे 50 छात्र हैं, और 50 छात्रों पर मुझे अनुमान लगाना है कि कौन कौन व्यक्ति इस कोविड की समस्या में स्कूल आना चाहता है और कौन इस कोविड की समस्या में स्कूल नहीं आना चाहता है। यदि मैं इन 50 छात्रों से इस प्रश्न को लेकर अध्ययन कर रहा हूं तो मैं फिर समग्र का अध्ययन कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि ये रिजल्ट मुझे जल्दी देना है, इसका परिणाम मुझे जल्दी देना है। तो ऐसी स्थिति में 50 छात्रों का अध्ययन नहीं कर सकता, तो फिर उसमें से एक हम छोटा सैंपल बना लेते हैं, एक 10 का ग्रुप बना लेते हैं, और 10 बालकों से हम उस पर चर्चा करते हैं कि समस्या को लेकर, और उन 10 बालकों का जो परिणाम आता है वो 50 पर हम लागू कर देते हैं। यही सैंपलिंग है। जैसे स्लाइड में उदाहरण दिया गया है कि किसी स्कूल के 5000 छात्रों में से 200 छात्रों के छोटे समूह को चयनित किया जाए तो वह समग्र का एक प्रतिदर्श या निदर्श रूप होगा। आपकी स्कूल में 5000 छात्र हैं, 5000 छात्रों पर आप काम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आपने 200 छात्रों का एक सैंपल बना लिया, एक छोटा प्रतिदर्श बना लिया, और उस 200 छात्रों पर आप काम करके, या यूं कह सकते हैं कि जैसे अपने अध्ययन का विषय है कि स्कूल में औसतन कितने बच्चे लंबे हैं, कितने बच्चे वजन में भारी है, हेल्थ का हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में 5000 छात्रों की लंबाई को मापना या उनके वजन को तोलना ये पॉसिबल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसका एक सैंपल बनाएंगे। 200 छात्रों का हमने सैंपल बना लिया, और उनकी हमने लंबाई को देख लिया और उनके वजन को देख लिया, और उससे हमने निष्कर्ष निकाल लिया औसतन 5000 छात्रों में लगभग इतने प्रतिशत छात्र 6 फुट लंबे हैं, इतने प्रतिशत छात्र 5 फुट लंबे हैं, इतने प्रतिशत छात्रों में लगभग 70 किलो से अधिक वजन है, इतने प्रतिशत छात्रों में 50 से 60 किलो वजन है। तो हम ये सारे जो परिणाम निकाल रहे हैं वो एक सैंपल पे निकाल रहे हैं, और उस सैंपल के परिणाम का जो रिजल्ट आया है, परिणाम आ रहा है, उसको हम समग्र पर लागू कर रहे हैं। तो यह सैंपलिंग किसी भी समस्या का छोटा रूप होता है, और समग्र उस समस्या का संपूर्ण या पूर्णाकार रूप होता है। जब हम सेंसस की जनगणना करते हैं तो वह समष्टि का अध्ययन करते हैं, एक एक इकाई को हम देखते हैं, एक एक इकाई का अध्ययन करते हैं। जनगणना 2011 में की गई, 2021 में की जाएगी। तो जब 2021 में जनगणना की जाएगी तो ऐसी स्थिति में जो अध्ययन में उनको शामिल किया जाएगा वो एक एक इकाई को, व्यक्ति इकाई को शामिल किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में समग्र बड़ा आकार होता है और प्रतिदर्श छोटा आकार होता है। छात्रों, यहाँ प्रतिदर्श को 2 प्रकार से समझाया गया है।
या यूं कह सकते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिदर्श कितने प्रकार का होता है। यहाँ प्रतिदर्श 2 प्रकार का होता है, एक रैंडम सैंपलिंग होता है, एक नॉन रैंडम सैंपलिंग। पहला जो आपका सैंपलिंग का प्रकार है वो है यादृच्छिक प्रतिदर्श, या यूं कह सकते हैं रैंडम सैंपलिंग। देखो यादृच्छिक जो प्रतिदर्श है छात्रों, उसे हम रैंडम सैंपलिंग या देव प्रतिदर्श भी कह सकते हैं। देव प्रतिदर्श का मतलब होता है कि जब हम किसी भी इकाई को चुनने की जो संभावना है वो देव का मतलब भगवान मान लीजिए आप, भगवान के भरोसे जब किसी इकाई का चुनने की पॉसिबिलिटीज होती हैं तो वो जो संभावना है वो देव प्रतिदर्श या यादृच्छिक प्रतिदर्श या रैंडम सैंपलिंग कहलाता है। रैंडम सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी समस्या में ऑब्जेक्ट के आने की जो संभावना है वो बराबर है, उसमें किसी का भी स्थान आ सकता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि 50 छात्र हैं, अब 50 छात्रों में हम 10 का सैंपलिंग बनाएंगे, तो 10 छात्र कौन होंगे, 10 छात्र कौन होंगे जिनको उस समूह में शामिल किया जाएगा। अब मैं यदि अपने हिसाब से उनको शामिल करता हूं तो मेरे ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लग सकते हैं कि आपने इसको शामिल कर लिया, इसको शामिल नहीं किया, इसको शामिल आपने अपने इसलिए कर लिया, या कोई और भी बहुत सारे कारण इसमें सिद्ध हो सकते हैं। अब देव प्रतिदर्श सैंपलिंग ये कहता है कि आप उनमें से किसी को भी चुने, सबके चुनने की बराबर संभावना है, कोई भी चुना जा सकता है, तो उसमें किसी प्रकार का अभिनित नहीं हो रहा, पक्षपात नहीं हो रहा, तो इसलिए उसको रैंडम सैंपलिंग कहा गया है। रैंडम सैंपलिंग की सबसे अच्छा जो मेथड बताया गया है वो बताया गया लॉटरी रीति। लॉटरी रीति में क्या होता है कि जैसे 50 का हमारा क्लास का छात्र है, तो 50 की हम पर्चियां बना लेंगे, चिट बना लेते हैं, उनमें 50 का नाम लिख लेते हैं, और उसमें नाम लिखकर उसमें से हम कोई भी 10 पर्ची निकाल सकते हैं, या उसको मटकी में डालकर हम बच्चों से निकलवा सकते हैं, और उसमें किसी का भी नाम आ सकता है। आपने बाल्य अवस्था में या बालकाल में या बचपन काल में अपने कुछ इस प्रकार के गेम्स हम खेलते हैं, चोर सिपाही का हम गेम खेलते हैं, राजा मंत्री, तो उसमें हम पर्चियां बनाते हैं, और पर्ची बनाकर उन पर्चियों को फिर हम नीचे डाल देते हैं, और उसमें से एक एक पर्ची हम उठा लेते हैं, और हम एक एक पर्ची उठाते हैं तो किसी को राजा मिल जाता है, किसी को मंत्री मिल जाता है, किसी को चोर मिल जाता है, किसी को सिपाही मिल जाता है। तो वो जो हमने सिलेक्शन किया है वो रैंडम है। अब हमने उसमें किसी प्रकार का अभिनित नहीं है, पक्षपात नहीं है कि इस व्यक्ति को राजा मिलेगा, इस व्यक्ति को मंत्री मिलेगा, या इस व्यक्ति को सिपाही मिलेगा, इस व्यक्ति को चोर मिलेगा। उसमें कोई भी राजा बन सकता है, उसमें कोई भी मंत्री बन सकता है, कोई भी चोर बन सकता है। तो यादृच्छिक जो प्रतिदर्श है उसका सबसे अच्छा जो मेथड है वो आपका है लॉटरी रीति। लॉटरी रीति में क्या होता है, सबके नाम की पर्ची लिखी जाती है, सबके नाम की लॉटरी लिखी जाती है, उनको फिर एक मटके में डालकर घुमा लिया जाता है, किसी बच्चे से या किसी अननोन व्यक्ति से उसमें से 10 पर्ची या 15 जो भी सैंपल आप बना रहे हैं उस सैंपल को हम उसमें से निकाल लेते हैं, जिस जिसकी पर्ची खुलती है वो उस सैंपल में शामिल हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो विशेष बात है इस रीति के अंदर कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट को चुनने की पूरी पूरी संभावना होती है, और इस प्रकार की जो सैंपलिंग है वो भेदभाव रहित होती है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। अब इसमें बहुत सारे और भी मेथड्स हो सकते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से मेथड्स बताए गए हैं कि किन किन मेथडों से आप रैंडम सिलेक्शन करें। तो जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया लॉटरी रीति, जिसको देव प्रतिदर्श या आपको एक तरीके से रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। इसके अलावा आप इसमें ढोल घुमाकर रीति का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप कई बार टीवी वगैरह में अपने कार्यक्रम देखते हैं और उसमें आप देखते हैं कि एक चक्रा गेम्स वो खिलाते हैं और उसमें एक चक्रा, गोल चक्रा वो बना देते हैं और उसको जोर से उसको घुमाते हैं, और उसको घुमाने के बाद छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो धीरे 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 अपनी गति को कम करते हुए जिस अंक पर आकर वो रुक जाता है उसी अंक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कि जैसे उस गोल चक्रे में हमने 10 नंबर डाल दिए और उन 10 में से हमें 2 को सेलेक्ट करना है, तो एक बार हम जब गोल राउंड घुमाएंगे उसको, और वो गोल राउंड जहां आकर जिस नंबर पे आकर रुकेगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको बोला गया ढोल घुमाकर रीति। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, कई बार जैसे सीधी लाइन बना देते हैं, और लाइन बनाकर हम कह देते हैं कि आप एक सभी के सभी एक लाइन बना लीजिएगा, और हम उसमें एक कोई भी निर्णय ले लेते हैं कि इस लाइन में से 4 हटा के हमें 5वां सेलेक्ट करना है। हमने देखा नहीं उस लाइन को, लेकिन हमने एक रूल्स बना दिया कि 4 हटाकर हमें 5वां बनाना है, तो 5वें का स्वतः ही सिलेक्शन होता जाएगा, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। तो छात्रों, इस प्रकार की जो रीतियों का हम प्रयोग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में, वो यादृच्छिक प्रतिदर्श या यादृच्छिक सैंपलिंग कहलाता है। दूसरा जो हमारा सैंपलिंग है वो है
देखिए इसमें हम स्लाइड के माध्यम से भी हम इसको पढ़ सकते हैं कि इस प्रकार का जो प्रतिदर्श है, इसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई को समान महत्व दिया गया है। कोई भी चुना जा सकता है, मैं आपको बता चुका हूं। यह प्रतिदर्श जो होता है वो पक्षपात रहित होता है। इसमें हमने किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति चुना जाए या ऑब्जेक्ट जो भी चुना जा रहा है उसके चुनने की पूरी पूरी संभावनाएं इसमें रहती हैं, इसलिए इसे देव प्रतिदर्श चयन भी कहते हैं। छात्रों, ज्यादातर एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आता है कि देव प्रति चयन या देव प्रतिदर्श से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रतिदर्श का एक तरीका है, इसे लॉटरी रीति भी कहते हैं, और इसमें लॉटरी बनाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनने की पॉसिबिलिटीज को देखा जाता है। इस प्रतिदर्श का निर्धारण करने में लॉटरी विधि तथा टिपेट विधि का प्रयोग किया जाता है। छात्रों, यहां आपके लिए टिपेट विधि जो है ये थोड़ा नया शब्द है। तो टिपेट का मतलब है, एक विद्वान है प्रोफेसर टिपेट, जर्मन विद्वान है टिपेट, इन्होंने एक टिपेट सारणी बनाई है और उस सारणी में लगभग 1083 के आसपास कुछ अंक हैं। इस प्रकार से वो अंक का एक टेबल बनाया है और उस टेबल के माध्यम से हम ऑब्जेक्ट का निर्धारण करते हैं। उसमें जिस भी नंबर को हम हाथ लगाते हैं, जैसे आप एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि जैसे आप वो सांप सीढ़ी वाला गेम खेलते हैं, ठीक है ना, या आप जो लूडो खेलते हैं मोबाइल पर, उस पर एक नंबर आता है। आप सांप सीढ़ी वाला गेम खेलेंगे अपनी पुस्तक में, तो उसमें आप जैसे गोटी चलेंगे उसमें एक नंबर आएगा, उतने नंबर पर आप चढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब यदि वो सांप के फेस की तरफ आता है तो आप नीचे आ जाते हैं वापस, और वो सीढ़ी पे आता है तो आप ऊपर चढ़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से वो एक टेबल बनी हुई है, टिपेट टेबल है वो, उसमें 1083 के आसपास नंबर लिखे हुए हैं। उन नंबरों में से सिलेक्ट किया जाता है, जिस पर हाथ लगा दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसका चयन कर लिया जाता है। तो यहाँ जो यादृच्छिक मेथड है इसको आप ध्यान रखें, टिपेट मेथड भी कहते हैं और इसको लॉटरी रीति भी कहते हैं। तो छात्रों, यहाँ जो गौर करने वाली बात है आपके लिए वो विशेष तौर पर यही है यहाँ पर कि इसको टिपेट मेथड भी कहा गया है और इसको लॉटरी रीति भी कहा गया है। ऐसी स्थिति में आगे हम बात करें तो यहाँ देखिएगा, अगला हमारा है दूसरा जो मेथड है इसका, वो है गैर यादृच्छिक प्रतिचयन। गैर यादृच्छिक प्रतिचयन, पहला मैंने आपको प्रतिदर्श का तरीका बताया यादृच्छिक, दूसरा गैर यादृच्छिक। ये गैर यादृच्छिक का मतलब होता है कि कोई भी सर्वेकर्ता जब सैंपल बनाता है तो वो प्रभावित होकर सैंपल बनाता है। कई बार हमें क्या होता है कि जब हम सैंपल बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें जो सैंपल बनाना है वो गैर यादृच्छिक हम चलाकर बनाते हैं। कि जैसे मैं किसी फर्म में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनका अध्ययन करना चाहता हूं, तो मुझे पता है कि मुझे मजदूरों का अध्ययन करना है, तो मैं उसमें मजदूरों को ही शामिल करूंगा। यदि मैं उनका सीपीआई बनाना चाहता हूं, उनका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाना चाहता हूं, तो मैं मजदूरों को ही शामिल करूंगा। उसमें मैंने यदि ऐसे लोगों को शामिल कर लिया जो पैसे वाले हैं, जिनका मजदूरों से कोई संबंध नहीं है, तो फिर शायद मेरा सैंपलिंग गलत हो जाएगा। कई बार मुझे विशेष प्रकार के एक कम्युनिटी का सर्वे करना है, जैसे मुझे स्वर्ण कम्युनिटी का सर्वे करना है या एसटी कम्युनिटी का सर्वे करना है या एससी कम्युनिटी का सर्वे करना है, तो मुझे पता है कि जिस कम्युनिटी का मुझे सर्वे करना है उसी के लोगों को मुझे शामिल करना है। अब मैं एसटी कम्युनिटी के सामाजिक स्तर का सर्वे कर रहा हूँ, उसमें जनरल कम्युनिटी के लोगों को शामिल कर रहा हूँ, तो वो सार्थक सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना होता है, कई बार हम गैर यादृच्छिक प्रतिचयन भी करते हैं। इस प्रतिचयन में सर्वेकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार, कि सर्वे करने का उद्देश्य क्या है, उसके अनुसार प्रतिदर्श का चयन करता है। प्रत्येक इकाई को चुनने की समान संभावना इसमें नहीं होती है, क्योंकि सर्वेकर्ता अपनी सुविधा अनुसार चुनाव करता है, इसलिए इसे इसके पक्षपात रीति भी कहते हैं। क्योंकि इसमें अपने हिसाब से, जैसे आपकी क्लास में 50 छात्र हैं, मुझे 10 चुनने हैं, अब मैं 10 किसको चुनूंगा, तो मैं मेरे हिसाब से चुन लूँ कि पढ़ने वाले बच्चे होशियार हैं, मैं 10 इनको चुन लूँ, तो मैं पक्षपात कर रहा हूँ। तो इसमें मैं अपने हिसाब से अपने उद्देश्य के लिए कि ये बच्चा काम कर सकता है या नहीं कर सकता, तो मैं अपने उद्देश्य से उसको सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको पक्षपात रीति भी कह दिया गया। यदि यह रीति अवैज्ञानिक रीति है, ये साइंटिफिक मेथड नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें भेदभाव हो रहा है, क्योंकि इसमें पक्षपात व मिथ्या झुकाव का किसी भी सीमा तक समावेश हो सकता है। अधिकांश के अनुसंधानकर्ता इस रीति के प्रयोग करने से बचते हैं। तो छात्रों, यहां 2 प्रकार का प्रतिदर्श हो गया आपका, एक यादृच्छिक प्रतिदर्श और एक गैर यादृच्छिक प्रतिदर्श। इसके बाद हम और जो बात करेंगे इसमें आगे, वो हम बात करेंगे प्रतिचयन और गैर प्रतिचयन त्रुटि एरर्स पे हम बात करेंगे, और
अभी फ़िलहाल आपको पीडीएफ भी हम डाल रहे हैं, तो पीडीएफ से आप अपना नोटबुक में काम करते रहें। साथ में आपको वीडियो भी हम लगभग देने का प्रयास कर रहे हैं, आप वीडियो से उसको समझें। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की किसी लेक्चर में किसी टॉपिक में समस्या आती है तो मेरा मोबाइल नंबर 9414625951 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप सीधे कॉल करके मुझे आप बता सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का हम आसानी से समाधान कर सकें। धन्यवाद छात्रों। अगले वीडियो में मैं आपको जो